हेलो बच्चों, माय नेम इज़ नमंजन फ्रॉम नमंजन क्लासेस और आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर के नाम को समझने के लिए सबसे पहले हमें कई सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, जैसे कि मार्केट क्या होती है, मार्केटर कौन होता है, व्हाट कैन बी मार्केटेड, किस किस चीज़ की हम मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग क्या होती है, देन फाइनली हम आएंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि इन्हें कौन बनाता है और क्यों बनाता है? इस चैप्टर के अंदर हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि एक कंपनी एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगाती है और किन किन चीज़ों पे फोकस करती है ताकि वो मार्केट में अपना जो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मार्केट क्या होती है। मार्केट को हमने रिवाइज करना है ट्रेडिशनल सेंस में और मॉडर्न सेंस में, क्योंकि आज के टाइम में जो बिजनेस करने का तरीका है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी चेंज हो गया है। पहले ट्रेडिशनल बिजनेस होते थे, आजकल मॉडर्न बिजनेस हो रहे हैं। उसके साथ साथ डेफिनेशन भी चेंज हुई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट क्या होती है ट्रेडिशनल सेंस में। तो ट्रेडिशनल सेंस में मार्केट होती है, मार्केट को एक प्लेस बोला जाता है कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम्स टुगेदर टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक प्लेस होता है जहां पे बायर और सेलर आकर के मिलते हैं और वो क्या करते हैं, एक ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं जिस ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का। तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन में जो फोकस है वहां पे दिया गया है कि मार्केट एक प्लेस है जहां पे बायर और सेलर आपस में मिलते हैं। चलिए जी अब मूव करते हैं मॉडर्न सेंस पे कि मॉडर्न सेंस में मार्केट का मतलब क्या होता है। मॉडर्न सेंस में मार्केट का मतलब एक थोड़ा वाइडर टर्म है और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जी मार्केट इज अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। मार्केट एक सेट है किसका, एक्चुअल और पोटेंशियल बायर का। एक्चुअल बायर वो जो ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और पोटेंशियल बायर वो जो खरीद सकते हैं, यानी कि खरीदने के लायक है या वो किसी भी प्रकार से हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि उसने अभी हमारा प्रोडक्ट खरीदा नहीं तो वो एक्चुअल बायर तो है नहीं लेकिन वो पोटेंशियल बायर है। तो मेरे को अगर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगानी है तो सबसे पहले मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि जी मेरी मार्केट क्या है। मार्केट, इन्होंने बोला कि मार्केट एक सेट होता है एक्चुअल और पोटेंशियल बायर का, क्योंकि जो मैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगाने वाला हूं वो मार्केट में लगाने वाला हूं और मार्केट क्या है, सेट है एक्चुअल और पोटेंशियल बायर का। तो मैंने अपने उन्हीं कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है जो किसी भी प्रकार से मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि अगर किसी एक फैशन डिजाइनर ने एक ड्रेस डिजाइन की है तो क्योंकि नई ड्रेस है तो एग्जिस्टिंग कस्टमर तो उसके है नहीं है, सारे के सारे क्या है, पोटेंशियल कस्टमर है। अभी जो भी उस ड्रेस को खरीदना चाहते हैं उस ड्रेस के लिए वो सारे लोग पोटेंशियल कस्टमर है। और हमने बोला जी मार्केट क्या होता है, ये सेट होता है एक्चुअल और पोटेंशियल बायर का। तो इस केस में सारे के सारे पोटेंशियल बायर है, तो ये ही इस ड्रेस की मार्केट है। अब नेक्स्ट है हु इज अ मार्केटर। मार्केटर कौन होता है? मार्केटर वो बंदा है जो एक्टिव रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज की प्रोसेस में जो भी बंदा सबसे एक्टिव रोल प्ले करता है वो मार्केटर है। जनरली मार्केटर सेलर होता है क्योंकि उसने ही अपने प्रोडक्ट को बेचना है, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में बायर भी क्या हो सकता है, मार्केटर हो सकता है। जैसे मोनोपोली के केस में जो बायर है वो मार्केटर हो सकता है क्योंकि बायर ने ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी मार्केटेड। अब तीसरा सवाल ये है व्हाट कैन बी मार्केटेड, किस किस चीज की मार्केटिंग की जा सकती है। मार्केटिंग क्योंकि एक वाइडर टर्म है, इसमें केवल फिजिकल गुड्स ही नहीं आएंगे, इसमें सर्विसेज भी कवर अप होगी। आज के टाइम पे हम मार्केटिंग किस किस चीज़ की कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि मार्केटिंग हम किस किस चीज़ की कर सकते हैं। तो देखते हैं जी, इट कैन बी अ गुड और अ सर्विस। ये कोई गुड भी हो सकता है, कोई फिजिकल गुड भी हो सकता है और कोई सर्विस भी हो सकती है। जैसे एक डॉक्टर की सर्विस हो गई, एक टीचर की सर्विस हो गई। ये किसी पर्सन की भी मार्केटिंग की जा सकती है। जैसे आपने इलेक्शन में देखा होगा कि अलग अलग जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी मार्केटिंग की जाती है, उनके जो एक आइडिया, एक जो थॉट प्रोसेस होती है उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो पर्सन की भी मार्केटिंग हो सकती है, किसी प्लेस की भी मार्केटिंग हो सकती है। जैसे आगरा, द सिटी ऑफ लव, तो आगरा क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है तो उसकी भी मार्केटिंग हो सकती है। ऐसे ही आपने गुजरात का ऐड देखा होगा जो अमिताभ बच्चन साहब करते हैं कि कुछ पल तो गुजारो गुजरात में, कुछ ऐसा सा करके है। किसी आइडिया की भी क्या हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है। जैसे सेवर्थ,
तो इसको हमें लोगों तक पहुंचाना है इस कैंपेन को, तो एक ये आइडिया है, तो इस चीज़ की भी मार्केटिंग हो सकती है। किसी इवेंट की मार्केटिंग हो सकती है, जैसे कोई कॉन्सर्ट हो रहा है या कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उस चीज़ की भी मार्केटिंग हो सकती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन की भी मार्केटिंग हो सकती है, जैसे कि टाटा। अब लेट्स सपोज टाटा ने काफ़ी सारी वैकेंसीज व्यूमेन के लिए निकाली, तो इस केस में क्या होगा, एक टाटा की एक इमेज निकल के आ रही है कि वहाँ पे वो फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं या व्यूमन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के भी एक ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग हो सकती है, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को हम प्रमोट करते हैं। एक एक्सपीरियंस की भी मार्केटिंग हो सकती है। एक्सपीरियंस कैसे, जैसे हमने कोई तो प्रोडक्ट यूज़ किया, उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट थे जो जिनसे मिलकर के एक प्रोडक्ट बना हुआ था, फाइनल प्रोडक्ट। उनको यूज़ करने पे हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा। जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हो आप, कोई एक टूरिज्म कंपनी है जो आपको डिज्नीलैंड लेके जा रही है, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहेगा, तो इस चीज़ को भी वो मार्केट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस का एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जैसे टूरिज्म कंपनी होती है तो ये एक आपको एक्सपीरियंस बेच रहे हैं। कोई भी दुबई का ले लो आप एग्जांपल, कि दुबई में अलग अलग प्लेसेस पे क्या एक्सपीरियंस रहेगा, उसका एक इन्होंने पैकेज बनाया हुआ है, तो उसकी ये मार्केटिंग कर रहे हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा मॉलडीव्स का ऐड देखा होगा, तो वो एक एक्सपीरियंस है, तो ये एक्सपीरियंस की मार्केटिंग कर रहे हैं। सिमिलरली प्रॉपर्टीज़ की भी मार्केटिंग हो सकती है। प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस, जैसे दुबई ने अभी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्रिएट की, द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, तो उस चीज़ को लेकर के दुबई को हाईलाइट किया जा रहा है, तो इस चीज़ की मार्केटिंग हो सकती है। और आज के टाइम में इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग हो सकती है। इंफॉर्मेशन की मार्केटिंग ऐसे हो सकती है, जैसे फाइनेंस के फील्ड में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, या MBAs मैनेजमेंट के फील्ड में अपनी कंसल्टेंसी देते हैं, या फिर जो लॉयर्स है वो कि लीगल मैटर्स पे अपनी कंसल्टेंसी देते हैं। तो इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग की जा सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मार्केटिंग क्या होती है जी। मार्केटिंग, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बिजनेस करने का क्योंकि तरीका बदल गया, पहले बिजनेस किसी और ढंग से होता था, अभी बिजनेस किसी और ढंग से होता है, तो उसी के साथ साथ अपनी मार्केटिंग की डेफिनेशन भी चेंज हुई है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे नए तरीके आए हैं जिनसे हम बिजनेस कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल सेंस में मार्केटिंग क्या होती है और मॉडर्न सेंस में मार्केटिंग क्या होती है, अभी हम ये रिवाइज करने वाले हैं। तो ट्रेडिशनल सेंस में मार्केटिंग क्या होती है? ट्रेडिशनल सेंस में मार्केटिंग होती है कि परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मार्केटिंग का मतलब होता है ट्रेडिशनल सेंस में कि वो सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करना जो हमारे प्रोडक्ट को हमारे पास से यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। जैसे कि आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, फिर उसे डेवलप किया, पैकेजिंग हो गई, ब्रांडिंग हो गई, लेबलिंग हो गई और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ है ट्रेडिशनल सेंस में। लेकिन क्योंकि जैसे बिजनेस करने का तरीका बदला है, उसी के साथ साथ मार्केटिंग की डेफिनेशन भी चेंज हुई है। तो मॉडर्न मार्केटिंग सेंस में मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है वो मार्केटिंग को बोल रहे हैं कि जी मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। मार्केटिंग एक क्या है? सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में रह करके ही काम कर रहे हैं, सोसाइटी में रह करके ही अपने हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को सेल आउट करना है और सोसाइटी के साथ ही हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी को ही हमें इंफॉर्मेशन देनी है, सोसाइटी में ही हमें अवेयरनेस डालनी है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। वो कुछ भी हो सकता है हमारा प्रोडक्ट, वो एक गुड भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, आइडिया, इवेंट, पर्सन, प्लेस, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि किस किस चीज़ की मार्केटिंग की जा सकती है। तो एक सोशल प्रोसेस है क्योंकि हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, जहां पे कोई इंडिविजुअल या एज अ ग्रुप कोई वो चीज ले पाता है जिस चीज की उसे जरूरत है थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग। अब सामने वाला जो कस्टमर है या जो पोटेंशियल कस्टमर है वो कोई चीज ले कब पाएगा? जब जो सेलर है वो क्या करेगा? ऑफर देगा, ऑफर करेगा उसे। तो marketing is a social process by which individual or groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging goods and services of value with others. Next है यहाँ पे कि freely exchanging goods and services। जब मैं as a seller ऑफर करूँगा तो उसके बाद अगर दोनों पार्टी एग्री करती है तो फिर एक्सचेंज होगा। और एक्सचेंज किस चीज का होगा? एक्सचेंज मतलब आप परचेज कब करोगे? अगर आप कंज्यूमर हो तो आप परचेज कब करोगे? जब आपको वो जो प्रोडक्ट सामने वाला ऑफर, आपको जो सेलर है जो प्रोडक्ट आपको वो ऑफर कर रहा है
उसकी कुछ ना कुछ आपको वैल्यू होगी, मतलब उसकी आपकी नज़रों में उसके प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू होगी, तभी आप उसे क्या करोगे, परचेज करोगे। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारी मार्केटिंग की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक बार फिर देख लेते हैं कि मार्केटिंग मॉडर्न सेंस में क्या है। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, ये एक सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, जहाँ पे कोई एक इंसान या एक ग्रुप वो ले पाता है जो उसे चाहिए, जो उसकी ज़रूरत है, जो उसकी चाहत है। कैसे ले पाएगा वो? थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग, जब सामने वाला क्या करेगा, ऑफर करेगा, और फिर ऑफर करने के बाद एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या करेगा, फ्रीली एक्सचेंज करेगा। और एक्सचेंज कब करेगा? जब वो जो सामने वाला जो ऑफर कर रहा है प्रोडक्ट, उसकी हमारी नज़रों में यानी कि कस्टमर की नज़रों में उसकी वैल्यू होगी। वो अगर मेरे लिए प्रोडक्ट वो वैल्यूएबल है, वो मेरी लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर पा रहा है, मेरे लिए कोई एक यूटिलिटी जनरेट कर पा रहा है, मैं तभी उसे परचेज करूँगा। तो इसी के साथ साथ हमारी ये मार्केटिंग की डेफिनेशन भी मॉडर्न सेंस में ख़त्म हो जाती है। या फिर इसको एक दूसरे शब्दों में भी, बहुत सिंपल शब्दों में भी इन्होंने यहाँ पे बताया है कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर इन पीपल इंटरेक्ट विद अदर्स। मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये ऊपर वाली डेफिनेशन में सोशल जो प्रोसेस, वो जो वर्ड्स थे उनको कवर कर रहा है। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर इन पीपल इंटरेक्ट विद अदर इन ऑर्डर टू परसुएट दैम, ताकि हम सामने वाले को परसुएट कर पाए, उसे मोटिवेट कर पाए। हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है मार्केटिंग में, कोई भी चीज़ हमें, कोई भी प्रोडक्ट हमें चिपकाना नहीं है। हमें कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके उसकी नीड को सेटिस्फाई करना है। हमें प्रोडक्ट ही वो डेवलप करना है जो सामने वाले की नीड एंड वांट है। तो हमें उसे परसुएट करना है ताकि हम उसे मोटिवेट कर पाए, परसुएट कर पाए। टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, और मोटिवेट इस तरीके से करना है कि वो उस तरीके से एक्ट कर पाए जिस वे में हम चाहते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि सामने वाला प्रोडक्ट खरीद ले। यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला है से टू परचेज अ प्रोडक्ट, कि सामने वाला एक प्रोडक्ट को उसको परचेज कर ले। और हायर अ सर्विस, या सर्विस को हायर कर ले, रेदर देन फोर्सिंग देम टू डू सो, बजाय इसके कि हम उसे फोर्स करें। फोर्स करके नहीं बेचना है हमने से, उसकी नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करना है, देन उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे लोग इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ इन ऑर्डर टू परसुएट देम, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, परसुएट करने के लिए, टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, कि वो एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करे। पर्टिकुलर वे में क्या एक्ट कराना है उसे, कि भाई तू परचेज कर ले या हमारी सर्विसेज ले ले अगर हम सर्विस प्रोवाइडर है, रदर देन फोर्सिंग देम टू डू सो, बजाय इसके कि हम उन्हें फोर्स करें। अब यहाँ पे नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है जी मार्केटिंग इज नॉट मेयरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। आपको लग रहा होगा कि जी मार्केटिंग एक्टिविटीज तो प्रोडक्शन के बाद चालू होती है ना। मार्केटिंग एक्टिविटीज जो होती है वो केवल पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, वो प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई प्रोडक्ट को डेवलप करने के पहले करते हैं, ना कि प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद। तो मार्केटिंग पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी भी है, जैसे कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना या प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसकी पैकेजिंग सोचना कि पैकेज जो हम डिसाइड करेंगे अपने प्रोडक्ट का वो कैसा होगा, या अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम सेलेक्ट करना, ब्रांड मार्क, या कोई भी डिज़ाइन, या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से और डेवलप करने से पहले होती है। तो मार्केटिंग पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी तो है ही है, साथ में प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी भी है। अब जैसा कि हमने देखा कि मार्केटिंग एक पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ साथ प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी भी है, तो इसी प्रकार से जो मार्केटिंग है वो सेलिंग के बाद भी होती है। प्रोडक्ट सेल होने के बाद भी मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो कंटिन्यू रहती है, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कराना। प्रोडक्ट बिक गया लेकिन फिर भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ चालू है, क्योंकि हमें कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है ताकि कस्टमर फ्यूचर में भी हमारे पास आ सके और रिपीट सेल हमारी जनरेट हो सके। तो दैट्स वाई बोल रहे हैं कि जी एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग कंटिन्यूज इवन आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। चाहे भले ही गुड्स बिक भी जाए लेकिन फिर भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज कंटिन्यू रहेगी, जैसे कि होम डिलीवरी देना, फॉर मेंटेनिंग गुड कस्टमर रिलेशन, फॉर प्रोक्योरिंग रिपीट सेल्स, ताकि रिपीट सेल्स आ सके। अब नेक्स्ट टॉपिक है जी फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। अब आपने डेफिनेशन में देखा होगा कि डेफिनेशन में ही कुछ इस तरीके के वर्ड्स थे जो मार्केटिंग के फीचर्स को हाईलाइट कर रहे हैं। देखते हैं वो क्या क्या वर्ड्स थे। जैसे कि आप मॉडर्न मार्केटिंग सेंस में मार्केटिंग की डेफिनेशन में आओगे तो मार्केटिंग की डेफिनेशन में इन्होंने बोला है जी एक तो नीड एंड वांट, और एक ऑफर, और एक एक्सचेंज,
और एक वैल्यू विद अदर्स। तो ये 4 ही मार्केटिंग के फीचर्स है, या तो आप ये कह लो कि फीचर्स से मिलकर के ही डेफिनेशन बनी है, या फिर दूसरे तरीके से आप अगर समझना चाहते हो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि जी जो डेफिनेशन है उन्हीं में से ही फीचर्स निकले हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वो ऐसे ही होता है कि डेफिनेशन जो है उसी में से ही उसके फीचर्स निकलते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है नीड एंड वांट। पूरी की पूरी जो मार्केटिंग है वो एक अप्रोच पे बेस्ड है कि हमें कस्टमर की नीड एंड वांट को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। नीड तो सबकी ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन वांट सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एक मार्केटर का सबसे पहले काम ये होता है कि उसे अपने कस्टमर की या पोटेंशियल कस्टमर की नीड एंड वांट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, या टारगेट कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करना है और डेवलप करना है प्रोडक्ट और सर्विसेज को दैट सेटिस्फाई सच नीड्स, जो उसकी नीड को सेटिस्फाई कर दे। दूसरा है क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। अब जिस प्रकार से हमने कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, मार्केट ऑफरिंग करनी है, यानी कि प्रोडक्ट हमें ऐसा डेवलप करना है जो कस्टमर की नीड एंड वांट हमने आइडेंटिफाई की है उसी के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं जी, मार्केट ऑफरिंग रेफर्स टू अ कंप्लीट ऑफर। मार्केट ऑफरिंग का मतलब है कंप्लीट ऑफर, यानी कि शेप में, साइज में, कलर में, हर एक एस्पेक्ट में वो जो ऑफर हम दे रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी एक अच्छी मार्केट ऑफरिंग मानी जाएगी। क्योंकि लेट्स से एक शूज़ लेने कस्टमर आया और उसको एक जो डिज़ाइन पसंद आया, उसके लिए उसे अगर छोटा बड़ा कोई साइज चाहिए तो हमें हमारे पास वो भी अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई डिज़ाइन या कोई पर्टिकुलर कलर कस्टमर ने पसंद कर लिया लेकिन उसके बाद हमारे पास उसमें अवेलेबल ही नहीं है उसके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास शेप, साइज, कलर, डिज़ाइंस वगैरह कंप्लीट होने चाहिए, उसी को एक कंप्लीट ऑफर बोला जाता है। अ गुड मार्केट ऑफर इज डेवलप्ड आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द पोटेंशियल बायर। एक अच्छा मार्केट ऑफर वही होता है जो डेवलप किया गया है किसकी, नीड एंड वांट को कंसीडर करके, कस्टमर की। नेक्स्ट है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होता है, एक प्रोडक्ट जब भी परचेज किया जाएगा आज के दिन में और फ्यूचर में भी, जब वो आपको बेटर आपको एक्सपीरियंस दे रहा हो, उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, वो काफ़ी अच्छा हो और जो कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं उनसे बेहतर हो, तो हमें कस्टमर वैल्यू जनरेट करनी है ताकि रिपीट सेल भी मिल सके और आज के दिन पे भी सेल हो सके। A product will be purchased only if it provide the greatest benefit in comparison to its price paid by them। कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ उसके लिए जो मैंने प्राइस दिया है वो बहुत कम है और इससे मिलने वाला जो मेरे को बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो एक मार्केटर की जो जॉब होती है वो यही होती है कि उसे अपने प्रोडक्ट के अंदर वो सारी वैल्यूज ऐड ऑन करनी है जिनसे एक कस्टमर अट्रैक्ट होगा उन सारे फीचर्स को देखकर, और वो हमेशा उसी के प्रोडक्ट को प्रेफर करे इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट फीचर है मार्केटिंग का एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते कि अभी तक हमने कौन कौन से फीचर पढ़े। सबसे पहला था नीड एंड वांट, दूसरा था क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग और तीसरा था कस्टमर वैल्यू। अब लास्ट वन आया है एक्सचेंज मैकेनिज्म। क्योंकि हमने कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसे ऑफर भी दे दिया और अपने प्रोडक्ट में इस टाइप के उसके फीचर्स डेवलप करे ताकि कस्टमर हमारे ही प्रोडक्ट को प्रेफर करे इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट। लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो जब ही अचीव हो पाएगा जब जो हमने प्रोडक्ट जो तैयार किया है वो एक्सचेंज हो जाए। तो लास्ट जो इसका फीचर है वो है एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब एक्सचेंज होता क्या है, एक्सचेंज एक ऐसी प्रोसेस होती है थ्रू विच 2 और मोर पार्टीज कम टुगेदर, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा पार्टी एक साथ आती है टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्या लेने के लिए, जो वो प्रोडक्ट चाहते हैं, जो वो गुड या वो सर्विस जो चाहते हैं वो लेने के लिए, बाय गिविंग समथिंग इन रिटर्न, यानी कि कंसिडरेशन में कुछ देकर, बदले में कुछ देकर। और वो आमतौर पर मार्केट में जो प्रैक्टिस है कि बदले में किसी भी गुड के या किसी भी सर्विसेज के जो बदले में दिया जाता है वो होता है जनरली मनी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। एक्सचेंज जरूरत है किसकी, मार्केटिंग की। क्योंकि हम मार्केटिंग कर क्यों रहे हैं, मार्केटिंग हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है अगर वो बिकेगा ही नहीं तो फिर मार्केटिंग करने का कोई मतलब रह नहीं जाता। तो एक्सचेंज होना जरूरी है और मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव यही होता है, या आप ये बोलो कि एक्सचेंज जो है वो एसेंस है मार्केटिंग की। अब ये कह रहे हैं जी, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि एक्सचेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो 5 चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक्सचेंज करने के लिए 5 चीज़ें होनी ही चाहिए और इनके बीच में
और नहीं है, एंड है, यानी कि ये 5 चीजें होगी तब ही एक्सचेंज हो पाएगा, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज। कम से कम यहाँ पे कितनी पार्टी होनी चाहिए? 2 पार्टीज होनी चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज करने के लिए एक बायर होना चाहिए और एक सेलर होना चाहिए, और अगर 2 पार्टीज नहीं होगी तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। दूसरा बोल रहा है जी दोनों पार्टीज के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू अदर, जो दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे को ऑफर कर सके। जैसे सेलर अपना प्रोडक्ट ऑफर करेगा और कस्टमर उसके बदले में उसे मनी देगा, तो दोनों के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए कंसिडरेशन में। तीसरा, बोथ पार्टीज शुड बी एबल टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस। दोनों पार्टी कम्युनिकेट भी कर पाए और डिलीवर भी कर पाए, यानी कि प्रोडक्ट अब हमारे पास ऑफर करने के लिए तो है कंसिडरेशन में, जो हमने सेकंड पॉइंट में देखा, लेकिन तीसरे पॉइंट में बोल रहा है कि हम आपस में कम्युनिकेट कर पाए और जो हमारे पास है उसे हम डिलीवर भी कर पाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई चीज़ है तो अवेलेबल लेकिन हम उसे डिलीवर ना कर पा रहे हो। तो तीसरा जो असेंस है इसमें, जो एक मेन जो पॉइंट है वो ये आ रहा है कि हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं आपस में और डिलीवर भी कर सकते हैं जो हमारे पास है। नेक्स्ट, दोनों ही पार्टी के पास फ्रीडम होनी चाहिए टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर ऑफ ईच अदर, कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। यानी कि यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं होगी, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगा, कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि जी तुम्हें ट्रांजैक्शन में आना ही पड़ेगा। दोनों ही पार्टी की खुद की अपनी मर्जी है कि वो ट्रांजैक्शन में आना चाहती है या नहीं आना चाहती है। जैसे हमने ऊपर मार्केटिंग की डेफिनेशन में भी देखा था कि हमने क्या करना है, उसे परसुएड करना है, मोटिवेट करना है, उसे कंपेल नहीं करना है कि नहीं नहीं भाई तुझे ट्रांजैक्शन में आना ही पड़ेगा। उसे मोटिवेट करना है टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, ताकि वो पर्टिकुलर मैनर में एक्ट करे। और वो क्या है, यानी कि परचेजिंग। सामने वाले के लिए तो क्या है परचेजिंग, अपन के लिए तो क्या होगी, वो सेल होगी। तो वो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि फ्रीडम होनी चाहिए कि वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं ऑफर एक दूसरे का और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और लास्ट है, दोनों ही पार्टी एंटर करना चाहती हो ट्रांजेक्शन में, यानी कि दोनों पार्टी ट्रांजेक्शन करने के लिए एग्री हो। तो ये 5 यहाँ पे क्या रहते हैं, एक्सचेंज करने के लिए 5 चीज़ें होनी चाहिए। कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए। दूसरा, दोनों के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ऑफर करने के लिए। तीसरा, वो कम्युनिकेट कर सकते हो और डिलीवर कर सकते हो। चौथा, दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती हो या रिजेक्ट कर सकती हो। और पांचवा, दोनों ही पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर करना चाहती हो। तो ये 5 क्या हो जाते हैं हमारे एक्सचेंज होने के लिए या एक्सचेंज कराने के लिए, ये 5 कंडीशंस होनी ही चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, एक्सचेंज हो पाएगा। नेक्स्ट नोट में लिखा हुआ है कि जो मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है वो जो एनपीओज होते हैं हमारे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी परफॉर्म करनी होती है। जैसे आपने देखा होगा जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको भी परफॉर्म करना होता है। इसी प्रकार से एनपीओ को भी मार्केटिंग परफॉर्म करनी होती है। जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, स्पोर्ट क्लब्स, सोशल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को भी मार्केटिंग परफॉर्म करनी होती है। लेट्स से कोई एक एनपीओ है जो एक मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं कि एक या आइडिया प्रमोट कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग का, तो उसके लिए भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ लगेगी। एक जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, अगर वो कोई भी क्या कर रहे हैं, कोई भी काम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी कथा चल रही है या कोई भी प्रवचन चल रहे हैं या कोई भी किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई इवेंट हो रहा है, तो क्योंकि उनका मकसद पैसा कमाना तो है नहीं उस इवेंट से, लेकिन फिर भी उन्हें मार्केटिंग क्या करनी पड़ेगी, परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, जिस ऑब्जेक्टिव से वो इवेंट, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो उसकी अवेयरनेस उन्हें लोगों तक पहुँचानी है। अब फाइनली इतनी सारी चीज़ें कवर अप करने के बाद, यानी कि ये देखने के बाद कि मार्केट क्या होती है, ये हमने ट्रेडिशनल सेंस में भी देखा और मॉडर्न सेंस में भी देखा। फिर मार्केटर कौन होता है, किस किस चीज़ की मार्केटिंग की जा सकती है, फिर हमने देखा मार्केटिंग क्या होती है जी, ट्रेडिशनल सेंस में भी और मॉडर्न सेंस में भी। अब फाइनली जो चैप्टर का नाम था मार्केटिंग मैनेजमेंट, हम वो देखते हैं कि जी मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। आई होप अभी तक आपको वो सारी चीज़ें, तो एक बेस आइडिया तो लग गया होगा कि जी मार्केटिंग होती क्या है और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब जो चैप्टर का नाम है वो देखते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। सिंपल, जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है उन सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज करना ही क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी भी होती है, पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी भी होती है और इवन सेलिंग के बाद भी मार्केटिंग एक्टिविटीज कंटिन्यू रहती है।
तो ये तो पता चल गया हमें मार्केटिंग क्या होती है। उसी के साथ साथ उन्हीं एक्टिविटीज को मैनेज अगर हम कर लेंगे तो ये क्या हो जाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू मार्केटिंग इज कॉल्ड एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। या दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि जी मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना। किन एक्टिविटीज की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना, मार्केटिंग एक्टिविटीज की, जो यानी कि हेल्प करती है आपकी एक्सचेंज करने में गुड्स और सर्विसेज को बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है जी प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट। जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में भी बोला था कि हमें मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, लेकिन हमें मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कहाँ करनी है, सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे। तो अगर हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द टारगेट मार्केट। हमें सेलेक्ट करनी होगी टारगेट मार्केट कि जी हमारी टारगेट मार्केट है क्या, क्योंकि जो हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगाने वाले हैं, जो बहुत सारी एक्टिविटीज मार्केटिंग की हम परफॉर्म करने वाले हैं, वो टारगेट मार्केट में तो क्या करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे। जैसे कि जॉनसन्स बेबी के लिए जो टारगेट मार्केट है वो छोटे बच्चे हैं, तो वो वहीं पे क्या करेंगे, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लगाएंगे। और यहाँ पे क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे क्योंकि अपने आप तो प्रोडक्ट खरीद के लेके आएंगे, तो उन्हें जो हिट करना है बच्चों की मम्मी को करना है। तो उस केस में क्या है कि उनकी टारगेट मार्केट बच्चों की मम्मी हो गई, ठीक है जी। या जैसे अगर कोई बेवरेज कंपनी है, तो ये बेवरेज कंपनी जो हिट करेगी वो किन लोगों को हिट करेगी, जो 18 साल से ऊपर है तो उन लोगों को हिट करेगी, क्योंकि उनकी टारगेट मार्केट वही है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये बच्चों को टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो उनकी टारगेट मार्केट है ही नहीं है। इन्हें तो अपना प्रोडक्ट किसको बेचना है, 18 साल से ऊपर वालों को बेचना है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि जी सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट। दूसरा है क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब हमने मार्केट तो सेलेक्ट कर ली, लेकिन उस मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट की हमें डिमांड भी तो क्या करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। और एक अच्छा मार्केटर वही है जो अपने प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्रिएट ही नहीं करता है, उसको क्या भी करता है, मैनेज भी करता है। तो हम अपने प्रोडक्ट की डिमांड कब क्रिएट कर पाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट की डिमांड जब क्रिएट कर पाएंगे जब हमारा प्रोडक्ट कस्टमर की नज़रों में वैल्यूएबल होगा, वो उसके लिए रेलिवेंट होगा, वो उसके लिए यूटिलिटी जनरेट कर पा रहा होगा और वो अफोर्डेबल भी होगा। तो तब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। और जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हो जाएगी तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि किसी मंथ में तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो रही है, किसी मंथ में कम हो रही है, किसी वीक में या वीक के किन्हीं 5 दिनों में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, 2 दिनों में ज़्यादा हो रही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे सैटरडे संडे पार्टी का कल्चर होता है क्योंकि वीकेंड्स लोग मनाते हैं। तो उस केस में वहाँ पे डाइपर्स की डिमांड ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को घरों में छोड़ के जाते हैं, तो उस केस में डाइपर्स की डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन बाकी जो 5 दिन है, 5 दिन में डिमांड होती नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, यहाँ पे कंपनी ये कर सकती है कि जी जो 2 दिन है, 2 दिन में तो जो उनका जो प्रोडक्ट है उसको तो वो प्रीमियम प्राइसेस पे बेचेंगे, लेकिन बाकी के जो 5 दिन है उन पे वो डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा रश जो वीकेंड के उन 2 दिनों में आने वाला है, तो वो वहाँ से जो ऑडियंस है, वो उनकी जो कस्टमर है वो शिफ्ट हो जाएंगे और पूरे वीक में उनकी जो डिमांड है वो स्कैटर हो जाएगी। तो यहाँ पे डिमांड को क्रिएट ही नहीं करना है, उसे मैनेज भी करना है ताकि पूरे हफ्ते में डिमांड रेगुलर रहे। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब बात करते हैं जी थर्ड स्टेप की। थर्ड है क्रिएट सुपीरियर वैल्यूज। अब जो आज के दिन पे हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं वो तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में बार बार कस्टमर उसी प्रोडक्ट को हमारे प्रेफर नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल हम उसमें कुछ नई चीज़ ना लेके आ रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट में नई नई चीज़ें ऐड ऑन करनी है, नए नए फीचर्स ऐड ऑन करनी है ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करे। तो हमें अपने प्रोडक्ट में सुपीरियर वैल्यूज़ क्रिएट भी करनी है और उन सुपीरियर वैल्यूज़ को मार्केटिंग के थ्रू हमें अपने कस्टमर को कम्युनिकेट भी करना है कि ये हमारे प्रोडक्ट में खास बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जी मार्केटिंग एंड सेलिंग। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जी मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जी जो सेलिंग है वही मार्केटिंग है और जो मार्केटिंग है वही सेलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केटिंग बिल्कुल अलग चीज़ होती है, सेलिंग तो जस्ट एक उसका एक पार्ट होता है। तो दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं जी पहला मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। ये कैसा कॉन्सेप्ट होता है, वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि इसका स्कोप ज़्यादा है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ कवर अप होती है।
जबकि सेलिंग एक पार्ट होता है किसका, मार्केटिंग का। नेक्स्ट है जी, मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं वांट ऑफ द कस्टमर, यानी कि हम कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं। जबकि सेलिंग में हम क्या करते हैं, सेलिंग में हमारा जो मकसद होता है वो केवल सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना होता है, कि केवल हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाए। अब ये फेयर तरीके से भी हो सकता है और अनफेयर तरीके से भी हो सकता है, लेकिन सेलिंग में हम क्या करते हैं, कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसे क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट है जी, मार्केटिंग का जो फोकस होता है वो होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। मार्केटिंग का फोकस होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, कि कस्टमर किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से सेटिस्फाई होना चाहिए। जबकि सेलिंग का फोकस होता है केवल टाइटल को ट्रांसफर करना और पोजेशन को ट्रांसफर करना। अब ये टाइटल क्या होता है, टाइटल होती है ओनरशिप, और पोजेशन क्या होता है जी, पोजेशन होती है कस्टडी। सेलिंग में हम क्या करते हैं, एक तो टाइटल ट्रांसफर करते हैं यानी कि ओनरशिप, मालिकाना हक ट्रांसफर करते हैं, और फिजिकल कस्टडी भी देते हैं यानी कि पोजेशन भी देते हैं। आज कोई प्रोडक्ट मेरे पास है, लेट्स से ये पेन है, आज इसका ओनर मैं हूँ, इसकी टाइटल भी मेरे पास है और ये फिजिकली इसकी जो कस्टडी है वो भी मेरे पास है। लेकिन आज अगर ये पेन मैं आपको बेच देता हूँ तो आपके पास इसकी ओनरशिप चली जाएगी और इसकी जो फिजिकल कस्टडी है वो भी आपके पास चली जाएगी। तो जो सेलिंग का मकसद होता है वो केवल टाइटल को ट्रांसफर करना और पोजेशन को ट्रांसफर करना होता है, जबकि मार्केटिंग में हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करते हैं कंज्यूमर का। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव जो होता है मार्केटिंग का वो प्रॉफिट तो कमाना होता है, लेकिन किसको सेटिस्फाई करके, कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करके। जबकि जो सेल्स होती है यानी कि जो सेलिंग होती है, सेलिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट हम वहां पे भी कमाते हैं, लेकिन बस केवल किसको इंक्रीज करके, सेल्स को इंक्रीज करके। यहाँ पे केवल मकसद ये होता है कि किसी भी तरीके से सेल्स बढ़ जाए, लेकिन वहां पे किसी भी तरीके से नहीं, मार्केटिंग में किसी भी तरीके से नहीं। वहां पे केवल क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई पहले होना चाहिए, देन हम क्या कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है, मार्केटिंग स्टार्ट्स मच बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द सेल। हमने ऊपर भी देखा था कि मार्केटिंग जो एक्टिविटीज होती है वो प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है और सेलिंग के बाद तक चलती रहती है। जबकि जो सेलिंग होती है, सेलिंग हम कब कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, जब वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया हो, तो प्रोडक्शन के बाद ही सेलिंग हो सकती है। और जैसे ही सेल हो जाती है तो बस सेलिंग तो वहां पे खत्म हो गई, उसके बाद तो कुछ नहीं करना है। तो ये कह रहे हैं कि जी सेलिंग स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। सेलिंग स्टार्ट होती है प्रोडक्शन के बाद और जैसे ही प्रोडक्ट सेल हो जाता है उसी के साथ साथ सेलिंग खत्म हो जाती है, लेकिन मार्केटिंग चलती रहती है जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज। नेक्स्ट है जी, मार्केटिंग का फोकस होता है डेवलपिंग द प्रोडक्ट एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर। ये पर्टिकुलर लाइंस केस स्टडी में आ सकती है कि मार्केटिंग में क्या होता है, हम प्रोडक्ट वैसा डेवलप करते हैं जो कस्टमर की नीड एंड वांट है, यानी कि बैंडिंग द प्रोडक्ट एज पर द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर। जैसा कस्टमर चाहता है हम प्रोडक्ट ही वो डेवलप करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग होती है, सेलिंग का फोकस होता है बैंडिंग द कस्टमर एज पर द प्रोडक्ट। यहाँ पे हम कस्टमर को बैंड करते हैं एज पर द प्रोडक्ट। जैसे कस्टमर लेने के लिए आया डव शैम्पू, तो हमारे पास तो लेट्स से डव शैम्पू नहीं है, हम कह रहे हैं भैया क्लिनिक प्लस बहुत बढ़िया है, इसके ये फीचर्स है, ये सुपीरियर क्वालिटी है, डव कौन लेता है आजकल। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कस्टमर को बैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, मार्केटिंग अटेंशन पे करती है प्रोडक्ट पे भी, यानी कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, वो कैसा दिखेगा, उसका अपीयरेंस कैसा होगा, उसके अंदर फीचर्स क्या होंगे, उसको हम कैसे प्रमोट करेंगे, उसका प्राइस क्या रहने वाला है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम मार्केटिंग में कवर अप करते हैं। जबकि सेल्स केवल सेल्स प्रमोशन पे क्या करती है, फोकस करती है कि सेल्स कैसे प्रमोट हो। इसी के साथ साथ हमारा जो सेलिंग का और मार्केटिंग का डिफरेंस है वो पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, या इन्हें मार्केटिंग मैनेजमेंट थियरीज भी बोलते हैं या मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं। अब ये है क्या चीज़, कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किन्हीं सोच पे डिपेंड करता है। एक पीछे एक आइडिया होता है कि जी किस सोच को लेकर के हम अपना बिजनेस करेंगे, हम अपना धंधा करेंगे। तो उन्हीं सोच को यहाँ पे बताया है इन्होंने। यहाँ पे ये 5 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा सेलिंग कॉन्सेप्ट, चौथा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और पांचवा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसकी हमने एमटी बनाई है PPSMS। P फॉर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, P फॉर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, S फॉर सेलिंग कॉन्सेप्ट, M फॉर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, S फॉर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो अब
कोई भी जो बिजनेसमैन होता है या कोई भी जो मार्केटर होता है वो इनमें से या तो कोई एक सोच या एक से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन बना करके अपने बिजनेस को ड्राइव कर सकता है। सारी सोच एक साथ नहीं पॉसिबल हो सकती है, लेकिन इनमें से कोई तो 2 या कोई तो 3 वो साथ में लेकर के चल सकता है, या कोई एक सोच को लेकर के भी वो काम कर रहा होगा। सबके अपने अपने मायने होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। एक ऐसा मार्केटर जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे काम करता है, उसकी सोच ये रहती है कि कंज्यूमर हमेशा उन प्रोडक्ट को फेवर करते हैं जो प्राइस में सस्ते हो। अब हम प्राइस कैसे कम करेंगे, तो वो उसकी जो सोच यहाँ पे बोलती है, वो सोच ये ऐसे काम कर रही होती है कि हम बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि नाम ही क्या है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉफिट को हम जब भी बढ़ा सकते हैं जब हम बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जब हम बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं तो हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय करते हैं। यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम आ जाती है जब बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होता है। तो बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करके पर यूनिट कॉस्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल बन जाएगा मार्केट में, और कस्टमर उन्हीं प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा जिनकी जो प्राइस होती है वो कम होती है। ऐसा किसका मानना है, जो लोग प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग एट अ लार्ज स्केल। प्रॉफिट को हम जब भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं जब हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे, विच रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे कि हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। ठीक है जी। अब जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो टाटा नैनो का। तो टाटा साहब ने क्या किया था, टाटा साहब की सोच ही यही थी कि बड़े स्केल पे हम क्या करेंगे, टाटा नैनो को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि उसकी कॉस्ट इतनी हम कम कर देंगे, इतनी कम कर देंगे, इतनी कम कर देंगे कि कस्टमर अगर 2 व्हीलर लेने के लिए सोच रहा है तो वो स्विच करेगा 4 व्हीलर पे। लेकिन टाटा नैनो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, उसके काफ़ी सारे रीजंस थे, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर या इस सोच के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनका ये मानना होता है कि कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे जो क्या ऑफर करते हैं, बेटर या सुपीरियर क्वालिटीज ऑफर करते हैं। तो वो हमेशा अपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पे उनमें बेटर फीचर्स ऐड ऑन करने के लिए ही हमेशा काम करते हैं। तो देखते हैं जी, दोज कंपनीज हु बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट बिलीव दैट consumers favor those products which offer superior quality, performance and features। कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं जिनकी सुपीरियर क्वालिटी होती है, जिनके परफॉर्मेंस अच्छी होती है और जिनमें फीचर्स अच्छे होते हैं। इस जो कॉन्सेप्ट का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन फोकस होता है, वो होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी पर। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं जी प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है और मैनेजमेंट नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती है बाय मेकिंग कॉन्टिन्यूस इनोवेशन। अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया ला करके, कुछ ना कुछ इनोवेट करके हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन ये भी है कि अगर कंज्यूमर को सुपीरियर क्वालिटी चाहिए नहीं तो वो उस प्रोडक्ट को क्या ही नहीं करेगा, प्रेफर ही नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है एप्पल आईफोन। तो एप्पल आईफोन की एक अलग ही हाइप है, उसके जो चाहने वाले हैं वो एक सेगमेंट अलग ही है। लेकिन अगर किसी को एप्पल आईफोन की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर वो उसे क्यों परचेज करेगा, इतने ज़्यादा पैसे उसमें वो लगाएगा ही क्यों। ऐसे ही ऊपर भी एक लिमिटेशन है, जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है उसकी भी एक लिमिटेशन है कि वैसे तो उसकी सोच ये है कि हम उन प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं जो अफोर्डेबल होंगे, जो प्राइस में सस्ते होंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कंज्यूमर हमेशा इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करता। अगर उसे अच्छी क्वालिटी चाहिए तो फिर तो वो उन प्रोडक्ट की ओर जाएगा जो सुपीरियर क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी सेलिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है, सेलिंग कॉन्सेप्ट किस सोच के ऊपर बेस्ड है, वो ये बोलता है गुड्स आर नॉट बॉट, गुड्स खरीदे नहीं जाएंगे बट हैव टू बी सोल्ड, उन्हें बेचने पड़ते हैं। इसका मतलब हमें किसी ना किसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचना है। गुड्स खरीदे नहीं जाएंगे, उन्हें बेचना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें एग्रेसिव प्रमोशनल स्किल्स या टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, ये बोल रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो फोकस करता है किस पे, सेलिंग व्हाट यू हैव, जो आपके पास है आप उसे बेचो। दैट इज सेलिंग बाय हुक और क्रूक, यानी कि अगर आपने प्रोडक्ट को ज़बरदस्ती चिपकाना भी पड़ जाए ना तो भी आप अपने प्रोडक्ट को चिपकाओ। यानी कि इस कॉन्सेप्ट की तो यही सोच है कि चाहे वो फेयर तरीका हो या अनफेयर तरीका हो, आपको तो अपना प्रोडक्ट बेचना ही है, क्योंकि प्रोडक्ट खरीदा नहीं जाता, प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा।
अच्छा, आगे बोल रहा है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक फर्म अपना ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का वो अचीव करती है फेयर और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को यूज करके, चाहे वो तरीका सही हो चाहे वो गलत हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है वो शॉर्ट रन में तो सक्सेस उसे मिल जाएगी, लेकिन वो लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि कस्टमर के साथ आप चीटिंग एक बार कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रिपीट सेल जनरेट करनी है या कस्टमर को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना है ताकि वो जा करके दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करे आपका प्रोडक्ट, वो तभी हो पाएगा जब आप उसको अच्छा प्रोडक्ट दोगे और चिपकाओगे नहीं, उसकी नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके उसकी जो वांट है वो सेटिस्फाई करोगे आप। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट को आप यूज करके शॉर्ट रन में तो सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, आपकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। क्योंकि कस्टमर के साथ जो आपने गलत किया, जो चीटिंग की, अनफेयर तरीका यूज करके उसे प्रोडक्ट आज तो तुमने बेच दिया और खुश हो गए, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपके पास आने वाला नहीं है। इसी वजह से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया जी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब मार्केटिंग के बारे में तो आपको पता ही है, हम शुरू से मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। मार्केटिंग का जो मेन फोकस है वो ये है कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके हम प्रॉफिट कमाएं और कस्टमर की नीड एंड वांट को जो हमने आइडेंटिफाई किया उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करें, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करें। तो ये अप्रोच यही बोल रही है कि हम प्रोडक्ट को हम डेवलप ही जब करेंगे, सबसे पहले हम मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे कि कस्टमर को चाहिए क्या, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, वो क्या फीचर चाहता है, क्या उसे प्रॉब्लम आ रही है। तुम कस्टमर मत ढूंढो, तुम प्रोडक्ट ढूंढो। किसके लिए? कस्टमर के लिए। ऐसा कौन बोलता है? ये अप्रोच बोलता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट फर्म कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय एनालाइजिंग द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ देयर प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर एंड इफेक्टिवली सेटिस्फाइंग देम। ये कह रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब ही होगा जब आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे नीड एंड वांट को अपने प्रेजेंट और पोटेंशियल कस्टमर की, और फिर उन्हें क्या करोगे, इफेक्टिवली सेटिस्फाई करोगे। इस कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहे हैं, फर्म डोंट सेल व्हाट दे हैव। फर्म वो नहीं बेचती जो उनके पास है, बट दे प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट कस्टमर वांट। वो प्रोड्यूस करते हैं और वो बेचते हैं जो कस्टमर चाहता है। यानी कि यहाँ पे जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है जिसके बेसिस पे सारा काम चल रहा है वो है कस्टमर। यानी कि हमें कस्टमर को क्या करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसकी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना है। और मेन फोकस इसका यहाँ पे है कि कस्टमर को ही सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे जो बेसिक रोल होता है फर्म का वो ये होता है कि वो कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करती है बेटर देन द कॉम्पिटिटर। आइडेंटिफाई भी करती है, उसे सेटिस्फाई भी करती है, लेकिन किससे बेहतर? कॉम्पिटिटर से बेहतर। क्योंकि जो हमारे जो राइवलरी फर्म है उससे बेटर अगर हम प्रोडक्ट दे पाएंगे तभी तो कस्टमर क्या करेगा, वो फ्यूचर में हमारे पास आएगा और दूसरों को भी रिकमेंड करेगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में। दैट्स वाई, इसीलिए अगला बुलेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके एक जो फर्म है वो शॉर्ट रन में तो सक्सेस उसे मिलेगी एज वेल एज लॉन्ग रन में भी उसे क्या मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके उसे सेटिस्फाई करने का काम किया है। अब इसके कुछ पिलर्स होते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के, वो बहुत सिंपल है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, टारगेट मार्केट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हम फिर टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करके ही तो कस्टमर की नीड एंड वांट को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फिर दूसरा स्टेप उसने वही बोला है, अंडरस्टैंड करना हमें नीड एंड वांट को कस्टमर की टारगेट मार्केट में। सबसे पहले टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर टारगेट मार्केट में जो हमारे कस्टमर है यानी कि पोटेंशियल कस्टमर, उनकी नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर डेवलप करेंगे ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज जो उसकी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करे, यानी कि टारगेट मार्केट की या टारगेट कस्टमर की बोल सकते हो आप। और हमें जो नीड सेटिस्फाई करनी है वो सेटिस्फाई तो करनी ही है, लेकिन बेटर देन द कॉम्पिटिटर। किससे बेहतर करनी है? कॉम्पिटिटर से बेहतर करनी है। और फाइनली क्या करना है, पैसा कमाना है भैया। क्या करके? विटामिन एम, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से, यानी कि कस्टमर को सेटिस्फाई करके विटामिन एम आना चाहिए हमारे पास। मेन मकसद तो यही है ना, विटामिन एम। लास्ट कॉन्सेप्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब ये क्या बोलता है? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा एक्सटेंड कर दो आगे तो क्या बन जाएगा, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सोच है, ये बोलता है कि आपको कस्टमर की नीड एंड वांट को तो सेटिस्फाई करना ही है, लेकिन आप ब्लाइंडली कस्टमर की नीड एंड वांट को फॉलो मत करो। आप ये भी चेक करो कि जो चाहत कस्टमर की है, जिसको आप सेटिस्फाई करना चाहते हो, कि एट द सेम टाइम वो सोसाइटी के अगेंस्ट में तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी का उससे हार्म हो रहा हो,
सोसाइटी के लिए वो हार्मफुल हो, तो आपको सोसाइटी के वेलफेयर को भी कंसीडर करना है इस अप्रोच में, और कस्टमर की नीड एंड वांट को भी क्या करना है, आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाई करना है। अब जितनी भी जो लिकर कंपनी होती है ये इस अप्रोच पे काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो भले ही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो लेकिन सोसाइटल मार्केटिंग नहीं है। आपने कस्टमर की नीड एंड वांट को तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा, क्योंकि आपने सोसाइटी को तो ड्यू केयर दी नहीं है। आपने सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है इस चीज को तो कंसिडर किया ही नहीं है। तो दैट्स वाई जो लिकर कंपनी है वो कभी भी सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में नहीं आ सकती। एक बार जल्दी से देख लेते हैं ये अप्रोच क्या बोलता है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज दैट अलोंग विद द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, किसके साथ साथ, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के साथ साथ ड्यू इंपोर्टेंस शुड बी गिवन टू द वेलफेयर ऑफ द कस्टमर एंड सोसाइटी। हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस कस्टमर को भी देनी चाहिए और सोसाइटी को भी, यानी कि क्या चीज़ सोसाइटी के लिए सही है और क्या गलत है। इट इज सो बिकॉज एनी एक्टिविटी विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स कैन बी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती है एक चीज़, वो एट द सेम टाइम वो डेट्रीमेंटल यानी कि हार्मफुल हो सकती है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी एट लार्ज विच कैन नॉट बी जस्टिफाई, जिसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि जी कस्टमर बोल रहा है कि हमें तो ये टेस्ट की लिकर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट आप ये भी तो देखो ना कि वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। इट मीन्स द कंपनी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द गोल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि कंपनी को कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी शुड नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, say drugs, liquor, opium, hemp, narcotics just to satisfy a customer, यानी कि कंपनी को ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए जस्ट किसको सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या चीज़ होती है, ड्रग्स, लिकर, लिकर माने शराब, ओपियम अफीम, हेम्प चरस, नारकोटिक्स गांजा, तो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बैलेंस क्रिएट करता है किसके बीच में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बीच में और सोशल वेलफेयर के बीच में और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में, यानी कि तीनों में ही ये एक टाइप से बैलेंस बना के चलता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी हो जाना चाहिए और सोसाइटी के लिए भी मतलब ये हार्मफुल ना हो, और तीसरा हमें प्रॉफिट भी आ जाए। तो ये चीज़ें, और हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सटेंशन है किसका, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। अब ये दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि या तो वो ये पूछेगा कि बताओ जी विच अप्रोच इज द एक्सटेंशन ऑफ विच वन, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, या ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड कर दे ताकि ये वाला सोसाइटल मार्केटिंग आ जाए। तो इसका आंसर रहेगा मार्केटिंग। अगर हम मार्केटिंग अप्रोच को एक्सटेंड कर देंगे तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि प्रोडक्ट्स ऑफ पतंजलि, पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे वो क्लेम करते हैं कि हमारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं और हम सोसाइटी की केयर करते हैं, हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आई होप सो सारे प्रोडक्ट तो उनके ऐसे नहीं है, कुछ प्रोडक्ट उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि अच्छे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, उनका जो रोज़ वाटर आता है, गुलाब जल, वो काफ़ी बेटर है बाकी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, बाकी मैंने इतने यूज़ भी नहीं किए। दिस कॉन्सेप्ट एम्स एट द लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सोसाइटी के लॉन्ग टर्म वेलफेयर पे फोकस करता है। इसी के साथ साथ हमारे ये 5 कॉन्सेप्ट पूरे हो जाते हैं, और ये टॉपिक क्या था, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, यानी कि ये वो सोच है जिसको लेकर के हम अपने पूरे बिजनेस को ड्राइव करते हैं। चलो जी, ये टॉपिक तो हमारा पूरा रिवाइज हो गया। अब इसको एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज होती है। 5 होती है जिसकी हमने एमटी बनाई है, PPSMS, PPSMS, बोलो आप, PPSMS। P फॉर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, P फॉर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, S फॉर सेलिंग कॉन्सेप्ट, M फॉर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, S फॉर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फाइनली ये वाला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट और इस वीडियो का हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। इस चैप्टर के रिवीजन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जो है अभी जो चल रहा है, ये जो अभी चल रहा है, ये पार्ट फर्स्ट है। एक इसका पार्ट सेकंड भी आएगा जिसमें हम इस चैप्टर के जो फर्दर जो कॉन्सेप्ट है डिटेल में उनको रिवाइज करेंगे। लेकिन अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग माने एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग, यानी कि जो हमने देखा था ना, जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन देखी थी मार्केटिंग की, कि मार्केटिंग रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज that direct the flow of goods and services from producer to consumer, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज
जो गुड्स के फ्लो में हेल्प करती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। तो वो सारी एक्टिविटीज हमने यहाँ पे देखनी है, उन्हीं को यहाँ पे क्या बोला है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। और मजे की बात आपको बताऊं, ये पूरी 1 दर्जन है। कितनी है? 1 दर्जन। तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और एनालाइज करते हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट हम डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं और मार्केटिंग का एक बेस अप्रोच आपको पता है कि ये इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाई करने पे। तो लेकिन हमें कस्टमर की नीड एंड वांट पता कैसे चलेगी? वो पता चलेगी कि जब हमने मार्केट से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया हो और उसे एनालाइज किया हो कि कस्टमर को चाहिए क्या। तो सबसे पहले जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो मार्केट में आप सर्वे करो, आप डेटा निकलवाओ कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की क्या प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो उसी में आपको क्या करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसे एनालाइज करना है। देन आपको क्या करना है, आगे चल करके प्रोडक्ट को डिज़ाइन डेवलप करना है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं जी? शॉर्ट एनालिसिस। अब ये शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? शॉर्ट एनालिसिस बात करता है स्ट्रेंथ की, वीकनेस की, अपॉर्चुनिटी की और थ्रेट की। ये क्या होते हैं? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होती है मेरी इनहेरेंट कैपेबिलिटी, कि मेरी ऐसी कैपेसिटी, मेरी ऐसी कैपेबिलिटी जिसको मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता। लेट्स से मेरे को बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स पढ़ाना बहुत अच्छा आता है, तो ये मेरी क्या है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। लेट्स से मेरे को फिजिक्स नहीं पढ़ाना आता, तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरी वीकनेस है, क्योंकि वहाँ पे मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। फिजिक्स मेरी वीकनेस है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा उसे, क्योंकि मेरी जो ग्रिप है वो किस में, इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडीज़ में। तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई, यानी कि इनहेरेंट कैपेबिलिटी। और वीकनेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वीकनेस क्या होती है, इनहेरेंट लिमिटेशन, यानी कि जो मेरे को काम करना नहीं आता, तो वो मेरी क्या हो गई, वीकनेस हो गई। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। मार्केट में जो कंडीशन बनी हुई है वो मेरे फेवर में है, तो ये क्या है जी, अपॉर्चुनिटी। एक बात और, जो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है ना, ये मेरे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रेंथ भी मेरी है, वीकनेस भी मेरी है। जबकि जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होता है ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जो मार्केट में प्रेजेंट है। यानी कि मार्केट में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई हुई है या थ्रेट क्रिएट हुई हुई है। अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट है तो अपॉर्चुनिटी, और अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है तो थ्रेट। जैसे कि अब पूरी केस स्टडी डिस्कस करते हैं कि इसको यूज़ करके, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम कैसे प्रोडक्ट अपना डेवलप कर सकते हैं। मैं बिजनेस स्टडीज़ अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तो ये मेरी क्या है, स्ट्रेंथ है। अब मार्केट में कोई टीचर पढ़ाने वाला नहीं है, तो ये मेरे लिए क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी हो गई। तो मैंने क्या करना है, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है। ये तो सबसे बेस्ट सिचुएशन है। अब इसमें सबसे वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। लेट्स से मेरे को बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स पढ़ाना आता नहीं है, तो उस केस में क्या है, ये मेरी वीकनेस है और मार्केट में बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है, यानी कि मार्केट में थ्रेट है। यानी कि मार्केट में तो थ्रेट है और मेरी वीकनेस है, तो इसमें सबसे वर्स्ट इसलिए है क्योंकि मेरे को अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है और फिर इस स्ट्रेंथ को यूज़ करके जो मार्केट में थ्रेट है उसे किस में कन्वर्ट करना है, अपॉर्चुनिटी में। तो इस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। हमें यहाँ पे 4 चीज़ों को कंसिडर करना होगा, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को, और मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है या हमारे लिए थ्रेट है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके ही हम क्या करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक है जी, थ्रेट मैंने बताई दी आपको, अनफेवरेबल कंडीशन होती है जो एनवायरनमेंट में होती है। और आगे क्या लिखा हुआ है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि हम बहुत सारी टेक्निक्स आज के टाइम पे हमारे पास अवेलेबल है, जो बहुत सारे टूल्स ऐसे अवेलेबल है जिनसे हम मार्केट से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे CRM एक सॉफ्टवेयर होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली क्या करता है, जैसे आपने कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग की होगी किसी भी वेबसाइट से या किसी भी एप्लीकेशन से, तो वो आपका सारा डेटा पहले ही ले लेते हैं, यानी कि आप साइन अप करते हो उसमें। तो उसके बाद आपको वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा भी उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है और जैसे भी आप जिस टाइप के भी प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, आपको
उन प्रोडक्ट का ऐड दिखाते हैं जो आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है, कस्टमर को ट्रैक कर रहा होता है कि कस्टमर मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्या क्या चीज़ें परचेज करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये आपको ये पुश मोड में आपको वो प्रोडक्ट दिखाता रहता है। तो आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनसे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया साइट से भी आज के टाइम पे जो मार्केटर होते हैं वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जी मार्केटिंग प्लानिंग। इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद और उसे एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है मार्केटिंग प्लानिंग, यानी कि हमें ऐसे मार्केटिंग प्लान्स डेवलप करने हैं जिनसे कि हमारा जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि एक्सचेंज क्योंकि हम पढ़ गए एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पे क्या होता है, हमें मार्केटिंग जो प्लान बनाने होते हैं उसमें हमें ये डिसाइड करना होता है कि जी प्रोडक्शन लेवल क्या रहेगा, हमारे प्रमोशन के प्लान क्या रहेंगे, यानी कि कैसे कैसे हम प्रमोशन करने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने बजट को देख करके करेंगे कि हमारा बजट किसके लिए फेवरेबल है, कि हमें एडवर्टीजमेंट कराना है या हमें पब्लिक रिलेशन की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ये सारे डिटेल में टॉपिक आगे हैं जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें मोटा मोटा ओवरऑल क्या बनाने हैं, मार्केटिंग प्लान्स बनाने हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। पहले हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली और एनालाइज कर ली, अब मार्केटिंग प्लान बना लिए। अब क्या करना है हमें, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को डिजाइन करना है और डेवलप करना है। तो ये क्या कह रहे हैं जी, यहाँ पे हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के फीचर क्या रहेंगे, उसकी शेप क्या रहेगी, किस साइज में बनाएंगे, कैसा वो दिखेगा, अपीयरेंस कैसा होगा उसका प्रोडक्ट का। ठीक है, द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट क्रिएट्स अट्रैक्शन इन द माइंड ऑफ द टारगेट कस्टमर। जो डिज़ाइन होता है प्रोडक्ट का वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है किसके माइंड में, कस्टमर के माइंड में। यानी कि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे देखे होंगे जिनकी जो पैकेजिंग होती है वो काफ़ी बेटर होती है और उनकी पैकेजिंग को देख करके ही हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो माल दिखता है वही तो बिकता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम वो सारी बातें सोचते हैं या वो सारी बातें कंसिडर करते हैं कि जिनसे लेकर के हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी बेहतर बन के आएगा। क्योंकि एक जो अच्छा डिज़ाइन होता है वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को क्या कर देता है, मार्केट में इम्प्रूव कर देता है और एक हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है मार्केट में, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्म करता है। और यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं तो इसमें क्या चीज़ें करते हैं हम कि हम इस तरीके से वर्क करते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनमें तो क्या हो जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाए, और क्या करें हम नए नए प्रोडक्ट क्या करें, डेवलप करें। अब नेक्स्ट है जी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग क्या होता है कि अपने गुड्स को स्टैंडर्ड तरीके से बनाना, यानी कि हमने कुछ तो बेंचमार्क सेट किए है या जो हमारे जो स्टैंडर्ड है वो हमने वो सेट करके रखे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को क्या करना, प्रोड्यूस करना। हमने अपने स्टैंडर्ड जो सेट किए होंगे मे बी वो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी किए हो या इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी किए हो, उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, ये प्रोसेस को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। यानी कि जो हमने सोचा है जिस टाइप का हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए उसी हिसाब से प्रोड्यूस करना, उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। और अगर हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमने बनाना तो चाहा वही प्रोडक्ट जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए, लेकिन एक्चुअल में वेरिएशंस आ सकते हैं प्रोडक्ट में, जो हम बनाना चाहते हैं एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ उसमें थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो इस केस में हमें ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। ग्रेडिंग मतलब हमें कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को, यानी कि जो एक क्वालिटी का जो प्रोडक्ट बना है, यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना है उसको हम एक कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जो वैसा नहीं बन पाया जो हमने सोचा था उसको हम बी कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। तो ग्रेडिंग का मतलब होता है यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना, प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रुप्स में, कैटेगरीज में, किसके बेसिस पे, फीचर्स के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे या इवन साइज के बेसिस पे भी आप ग्रेडिंग कर सकते हो। लेट्स से 1 kg की जो पैकेजिंग है वो आपने अलग उसको रखोगे, जो 500 ग्राम की पैकेजिंग है उसको आप अलग करोगे, जो 250 ग्राम की पैकेजिंग है उसको अलग करोगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्लासिफिकेशन करने की प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेडिंग। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को कोई नाम दे रहे होते हो या कोई साइन दे रहे होते हो या कोई सिंबल दे रहे होते हो प्रोडक्ट को, which help in identifying and differentiating it from the competitors product। जो कस्टमर की हेल्प करेगा प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में और सेलर की हेल्प करेगा या मार्केटर की हेल्प करेगा अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में। देखो यहाँ पे क्या हो रहता है, जब भी हम अपने प्रोडक्ट का एक नाम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें केयरफुली सेलेक्ट करते आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस में।
अब यहाँ पे दो डिसीजंस हमें लेने होते हैं। पहला डिसीजन क्या है कि वेदर टू सेल द प्रोडक्ट इन इट्स जेनेरिक नेम और थ्रू अ ब्रांड नेम, कि हमें डिसीजन लेना है कि या तो हम अपने प्रोडक्ट को जेनेरिक नेम से बेचें। जेनेरिक नेम माने उस प्रोडक्ट की जो क्लास है, मतलब उस प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। जैसे कि अगर हमने पेन बनाया तो पेन की सिंपली कैटेगरी क्या है कि वो पेन है। हमने शूज़ बनाए हैं तो वो सिंपली क्या है, वो शूज़ है। हमने कार बनाई है तो वो क्या है, कार है। ये हो गई जेनेरिक नेम। लेकिन अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम इसको ब्रांड नेम से बेच सकते हैं। जैसे हमने पेन बनाया तो वो सेलो का हो सकता है या रोटोमैक का हो सकता है, या हमने शूज़ बनाए तो वो स्पार्क्स के हो सकते हैं, कैंपस के हो सकते हैं, नाइकी के हो सकते हैं, या हमने कार बनाई तो वो महिंद्रा की हो सकती है या आपकी hyundai की हो सकती है। तो ऐसे तो आपको क्या करना है, आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको आपके प्रोडक्ट को जेनेरिक कैटेगरी से बेचना है या उसका कोई ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है। ऑब्वियस सी बात है कि आज के टाइम पे कोई भी बंदा जेनेरिक कैटेगरी से बेचेगा ही नहीं, जेनेरिक नेम से बेचेगा ही नहीं। वो किससे बेचता है, ब्रांड नेम से बेचता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी डिफिकल्टीज जाती है। तो दैट्स वाई ब्रांडिंग को ही प्रेफर करते हैं। दूसरा डिसीजन ये है कि आपको इंडिविजुअल ब्रांडिंग फॉलो करनी है या फैमिली ब्रांडिंग फॉलो करनी है। अब ये क्या होता है जी, इंडिविजुअल ब्रांडिंग होती है, जैसे आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रोडक्ट्स देखे होंगे, वो अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड नेम यूज़ करते हैं। जैसे डव हो गया, पेयर्स हो गया, या क्लिनिक प्लस हो गया, सनसिल्क हो गया। तो ये इनके क्या है, इंडिविजुअल ब्रांड है। इन्होंने कोई कॉमन नाम नहीं लिया है जिससे ये अपने सारे प्रोडक्ट निकालते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप अमूल को देखोगे तो अमूल किसको फॉलो करता है, फैमिली ब्रांडिंग को फॉलो करता है। फैमिली ब्रांडिंग मतलब इसको अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी बोलते हैं, यानी कि नाम एक ही चलेगा, ब्रांड नेम एक ही होगा। जैसे कि अमूल, उसी के नाम से क्या होगा, सारे प्रोडक्ट निकाले जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि फैमिली ब्रांडिंग में ज़्यादा फायदा रहता है, क्योंकि जब आप नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हो तो जो आपकी जो एक एग्जिस्टिंग जो लिगेसी है, एक जो गुडविल है, उसका एक इफेक्ट कहीं ना कहीं होता है नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। आज के टाइम पे क्या है कि अमूल कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दे अपना तो मार्केट में ईजिली चल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अमूल का नाम है। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट, वही क्वालिटी अगर अमूल किसी और नाम से मार्केट में लॉन्च करे तो शायद वो प्रोडक्ट उतना ना चले। तो आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि आपने इंडिविजुअल ब्रांडिंग फॉलो करनी है या फैमिली ब्रांडिंग, जिसको अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी बोलते हैं, कि वो फॉलो करना है। तो ओवरऑल आपने दो डिसीजन लेने हैं कि जेनेरिक नेम से बेचना है प्रोडक्ट को या ब्रांड नेम से बेचना है। और दूसरा जो डिसीजन लेना है आपको वो ये है कि आपको इंडिविजुअल ब्रांडिंग फॉलो करनी है या फैमिली ब्रांडिंग फॉलो करनी है। अब नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आपने ब्रांडिंग तो कर दी, अब आपने क्या करना है, पैकेजिंग करना है। पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे आप डिज़ाइन कर रहे होते हो और डेवलप कर रहे होते हो अपने प्रोडक्ट के लिए पैकेज या रैपर बोल सकते हो। अब ये डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग होती है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपली ये देखते हैं कि पैकेजिंग क्या है। पैकेजिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के लिए एक रैपर या जो पैकेज है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं या डेवलप कर रहे होते हैं। लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के लिए एक लेबल क्या कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, टू बी पुट ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट, जो हम अपने प्रोडक्ट के पैकेज पे लगाने वाले हैं। पैकेजिंग और लेबलिंग दोनों ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोडक्ट की सक्सेस में। पैकेजिंग क्या करती है? पैकेजिंग केवल प्रोडक्ट को बचा के नहीं रखती है, प्रोटेक्ट नहीं करते स्पॉइलेज से, वेस्टेज से, लीकेज से, मेल्टेज से, इवेपोरेशन से, बट वो किसका भी काम करती है? प्रमोशनल टूल का भी काम करती है। दैट्स वाई पैकेजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइलेंट सेल्समैन। इसीलिए पैकेजिंग को क्या भी बोला जाता है? साइलेंट सेल्समैन भी बोला जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज कंसिडर्ड एज अ साइलेंट सेल्समैन फॉर अ प्रोडक्ट, तो वो क्या होती है? उसकी पैकेजिंग होती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोडक्ट की सक्सेस में। फॉर एग्जाम्पल मामाअर्थ, तो मामाअर्थ क्या करता है? बहुत अच्छी, बहुत अट्रैक्टिव उनकी एलिगेंट सी पैकेजिंग होती है, जिसको देख करके कस्टमर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है। कई बार तो क्या होता है कि कस्टमर प्रोडक्ट की क्वालिटी को जज करता है उसकी पैकेजिंग से ही, कि अगर पैकेजिंग अच्छी है तो प्रोडक्ट भी बढ़िया होगा, अदरवाइज पैकेजिंग बढ़िया नहीं है तो प्रोडक्ट भी बढ़िया नहीं होगा। लेबलिंग भी एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है प्रोडक्ट का, क्योंकि लेबल में क्या होता है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है प्रोडक्ट के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में, प्राइस, मेथड्स ऑफ यूज एक्सेट्रा। क्योंकि लेबल पे क्या होता है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है कि कौन उसको प्रोड्यूस करने वाला है, मार्केटिंग उसकी किसने की है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी क्या है, बैच नंबर क्या है, प्राइस क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, डायरेक्शन फॉर यूज़, कैसे यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें किस पे होती है? लेबल पे होती है। तो लेबलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना।
प्रोडक्ट का प्राइस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस में और फेलियर में। आपको प्राइस बहुत अच्छे से सेट करते आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा प्राइस कर दिया अपने प्रोडक्ट का तो कस्टमर उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम कर दिया तो उस केस में मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी कि आप उसकी सप्लाई को अरेंज ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छे से सेट करना पड़ेगा। तो ये भी एक फंक्शन है मार्केटिंग का। प्राइस क्या होता है जी? प्राइस वो अमाउंट होती है मनी की विच अ कस्टमर हैज़ टू पे टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस, जो कस्टमर को पे करना पड़ता है क्या लेने के लिए? प्रोडक्ट और सर्विस को लेने के लिए। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट प्राइस भी ज़्यादा रहने वाला है, एंड वाइस वर्सा। प्रॉफिट मार्जिन, अगर हम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को ज़्यादा रखेंगे, अदरवाइज कम रखने वाले हैं। नेक्स्ट, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में हम एक प्रीमियम प्राइस क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं है तो उस केस में हम प्राइस को कम रखेंगे। प्राइस ऑफ कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट, जो हमारे जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट है उनका प्राइस क्या है? अगर उनका प्राइस भी कम है तो हमें भी नो डाउट कम ही रखना पड़ेगा प्राइस, और अगर उनका प्राइस ज़्यादा है तो उस केस में हम थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये रहेगा कि अपने कॉम्पिटिटर से कुछ कम प्राइस अगर रखे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट है प्राइसिंग के बाद है प्रमोशन। अब हमें अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है। प्रमोशन क्या? यानी कि प्रमोशन के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती है जिनका मकसद कस्टमर को इन्फॉर्म करना होता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में या हमारी कंपनी के बारे में, एंड मोटिवेट देम टू बाय दीज प्रोडक्ट। और हम कस्टमर को मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम ये प्रोडक्ट क्या कर लो, बाय कर लो, कि मार्केट में, यानी कि कुल मिला के ये है कि हम एक अवेयरनेस लेके आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि देख ले भाई ये प्रोडक्ट भी ऐसा मार्केट में आता है, ये तेरी लाइफ में ये यूटिलिटी जनरेट कर सकता है, ये तेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब कई सारे मेथड होते हैं प्रमोशन करने के, जिसकी एमटी हमने बनाई है पाप को पब्लिक में सेल करेंगे। बोलो, पाप को पब्लिक में सेल करेंगे। अब वो क्या क्या है? P फॉर पर्सनल सेलिंग, A फॉर एडवर्टाइजिंग, P फॉर पब्लिसिटी, पाप को पब्लिक में, पब्लिक फॉर पब्लिक रिलेशन, और सेल्स फॉर सेल्स प्रमोशन। तो 5 तरीके होते हैं पाप को पब्लिक में सेल करेंगे। P फॉर पर्सनल सेलिंग, A फॉर एडवर्टाइजिंग, P फॉर पब्लिसिटी, पब्लिक फॉर पब्लिक रिलेशन, एंड सेल्स फॉर सेल्स प्रमोशन। ये डिटेल में सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वो सारी एक्टिविटीज़ आती है जो हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है। अब इसमें 2 डिसीजंस लेने होते हैं हमें। पहला, डिसीजंस रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम किन किन चैनल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को फाइनली कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वेदर हम डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, कस्टमर को सेल करने वाले हैं, या उसमें हम बीच में मिडिल मैन को यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि होलसेलर हो गए, एजेंट हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए या रिटेलर हो गए। और दूसरा डिसीजन हमने लेना है कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्योंकि गुड्स को हमें क्या कराना है? फिजिकली मूव कराना है। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, वेयर हाउसिंग लगेगी, ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी हमें यहाँ पे डिसाइड करनी है कि हम ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम कौन सा यूज़ करेंगे, वेयर हाउस हमें कब कब ज़रूरत पड़ेगी, या हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग हमारी कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि यहाँ पे जो आप अगले वाला फंक्शन देखोगे ट्रांसपोर्टेशन, उसको अलग से भी दिया गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे एक ये मेजर एक्टिविटी निकल के आती है जिसको हम अलग से ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि फिजिकली मूव कराना गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, और वो एक जगह कौन? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक। ये क्या करती है जो ट्रांसपोर्टेशन है? वो प्लेस गैप फिल करती है। कौन सा गैप फिल करती है? प्लेस गैप, नॉट टाइम गैप। कौन सा गैप? प्लेस गैप, क्योंकि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजप्शन में गैप है किसका? प्लेस का। तो ट्रांसपोर्टेशन इसी गैप को ब्रिज करने का काम करती है। जैसे कि यहाँ पे दिया है इन्होंने, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि टी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? आसाम में, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो हर जगह होती है। तो उस गैप को कौन फिल करेगी? ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे जो हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिसाइड करते हैं वो बहुत सारे फैक्टर को कंसिडर करके करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की नेचर क्या है। कहीं हम ग्लास इंडस्ट्री में तो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम सेलेक्ट करना पड़ेगा।
टाइम कितना लगना चाहिए, अगर हमें कम टाइम में क्या करना है, डिलीवर करना है प्रोडक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने पड़ेंगे। और अगर ऐसी कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम कोई दूसरा मीडियम यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट भी हमें देखनी पड़ेगी कि किस मीडियम में कॉस्ट कम आ रही है या किस में ज़्यादा आ रही है। लोकेशन ऑफ मार्केट देखना पड़ेगा, जैसे अगर हमें फॉरेन में क्या करना है, गुड्स डिलीवर करने हैं, तो उस केस में हम या तो एयर मीडियम यूज़ कर सकते हैं या शिप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लोकल मार्केट में, इंडियन मार्केट में ही करना है, तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनली एयर मीडियम यूज़ करो, उस केस में आप ट्रक्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है जी वेयर हाउसिंग, या स्टोरेज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि प्रोडक्शन के बीच में और कंजप्शन के बीच में क्या होता है, टाइम गैप होता है, तो इस टाइम गैप को फिल करने के लिए हम कौन सी सर्विसेज यूज़ करते हैं, वेयर हाउसिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं। जैसे कि वूलन क्लॉथ्स है, उनकी प्रोडक्शन होती है गर्मियों में, लेकिन उनकी डिमांड कब होती है, सर्दियों में। तो इस टाइम गैप को फिल करने के लिए हमें वेयर हाउसिंग सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक फंक्शन होता है मार्केटिंग का। इससे क्या होता है, वेयर हाउसिंग सर्विसेज आपकी हेल्प करती है क्या, मेंटेन करने में स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स थ्रू आउट द ईयर, ताकि पूरे साल भर में सप्लाई मेंटेन रह सके। और वेयर हाउसिंग आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करके रखती है बहुत सारी चीज़ों से, जैसे मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, थेफ्ट, हीट एक्सेट्रा। वेयर हाउसिंग किन प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी होती है, जिनकी डिमांड सीजनल होती है और जिनकी सप्लाई सीजनल होती है। नेक्स्ट और लास्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। प्रोडक्ट तो बिक गया, लेकिन अभी भी हमें कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज देनी है, उसे वारंटी देनी है, ताकि हमारे कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे बने रहे और लॉन्ग टर्म में कस्टमर हमारे पास ही आए। क्योंकि जस्ट प्रोडक्ट को बेचना ही काफ़ी नहीं है हमें, क्योंकि मार्केटिंग में कस्टमर को मैक्सिमम लेवल पे क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, तो हमें कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज उसे देनी पड़ेगी। तो चलिए एक बार इसे देख लेते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ कटथ्रोट कॉम्पिटिशन, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आज के इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाले एरा में ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है मार्केटिंग का, कि हमें एवरी पॉसिबल हेल्प क्या करनी है, ऑफर करनी है कस्टमर को। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज लाइक आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विस देना, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़, उसे उधार देना, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना, मेंटेनेंस सर्विसेज, उसके प्रोडक्ट को मेंटेन करना, यानी कि अगर हमने कोई वारंटी वगैरह सर्विसेज दी है तो उसके अकॉर्डिंग उसे मैनेज करना। प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हमने कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया है तो उसको वो इन्फॉर्मेशन देना। कई बार ऐसा होता है ना कि कस्टमर डिमांड करता है कोई प्रोडक्ट की, कि भैया आपके प्रोडक्ट में अगर ये फीचर होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में हम उसे कमिटमेंट कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हम ये प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और ये जल्दी ही ये प्रोडक्ट को लेकर के आएंगे। तो जैसे ही हम वो प्रोडक्ट डेवलप कर लेंगे तो उसके बाद उसे इन्फॉर्मेशन दे दो कि भैया वो जो प्रोडक्ट आप बोल रहे थे वो आ गया। तो ऐसे में कस्टमर बोलेगा अच्छा वो डेवलप हो गया, तो उस केस में वो उसे क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। तो इस तरीके की उसे सपोर्ट सर्विसेज दें। तो ये सर्विसेज काफ़ी ज़रूरी हो जाती है ताकि हम रिपीट सेल जनरेट कर सके और अपनी एक जो ब्रांड की लॉयल्टी है वो डेवलप कर सके। इन सारी एक्टिविटीज़ का मकसद हमारा एक ही होता है कि ताकि हम लॉन्ग टर्म में कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल 24/7 कस्टमर कॉल सेंटर ऑफ सैमसंग। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज को और अच्छे से समझने के लिए सैमसंग का एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जिसके बाद सैमसंग की सेल काफ़ी तेज स्पीड से क्या हुई, ग्रो हुई। ये देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। हेलो हेलो मैम। मैं सैमसंग से अमित बात कर रहा हूँ। जी अमित। आपने टीवी की कंप्लेन करवाई है? हाँ, क्या आप 7 बजे के पहले आ सकते हैं? जी बिल्कुल। बह चला आसमान तेरे संग तू उड़ चला, इन कल कल करती नदियों सा तू बह चला, बह चला, बह चला। मुश्किलें राहों में जो भर के उनको बाहों में तू चल चला, चल चला। जहाँ आँखें तेरी राह ताके खिड़कियों से पल पल जाने कि तू रोशनी संग लाएगा। मैं थोड़ा फंस गया हूँ बस।
आ ही रहा हूँ। लगता है चंदू की भेड़ों ने फिर ट्रैफिक जाम कर दिया है। जल्दी आइएगा। बह चला बह चला बह चला बह चला। अमित, जी। आइए आइए। टीवी अंदर है। टाइम पे ठीक तो हो जाएगा ना? जी मैम। हो गया? बस मैम। हाँ अब ठीक है। चलो 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 जल्दी चलो, शो शुरू होने वाला है। जल्दी जल्दी जल्दी, आराम से। अमित जी रिमोट। जी। वेलकम बैक टू जूनियर इंडियन आइकन। और आज की पहली कंटेस्टेंट है हम सबकी चहेती प्रेरणा। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। हमारे हॉस्टल की है और पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इसीलिए सैमसंग सर्विस वैन्स जाती हैं देश के कोने कोने तक। हाँ जी, तो इस एडवर्टीजमेंट में आपने देखा होगा कि कितने अच्छे से सैमसंग ने आफ्टर सेल सर्विसेज को प्रमोट किया और कहीं ना कहीं एक हेल्दी रिलेशन बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे सैमसंग ने बहुत अच्छे से खेला है, क्योंकि जो बिजनेस होता है वो लॉजिकल होता है और जो लोग होते हैं वो इमोशनल होते हैं। तो कहीं ना कहीं सैमसंग ने लॉजिक को इमोशन के साथ कनेक्ट किया है और उसको लिवरेज किया है, उसका बेनिफिट लिया है। और फाइनली आज की इस रिविजनरी वीडियो में इस चैप्टर के मेरे को आपको जितने भी टॉपिक्स रिवाइज कराने थे वो मैंने करा दिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी के जो टॉपिक्स है वो रिवाइज करेंगे। लेकिन आज के इस रिवीजन को ख़त्म करने से पहले वापस से एक बार देख लेते हैं कि मार्केटिंग के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पूरे 1 दर्जन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरा मार्केटिंग प्लानिंग, तीसरा प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, चौथा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पांचवा ब्रांडिंग, छठा पैकेजिंग एंड लेबलिंग, सातवां प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, आठवां प्रमोशन, नौवां फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 10वां ट्रांसपोर्टेशन, 11वां वेयरहाउसिंग और 12वां कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। तो इसी के साथ साथ बच्चों आज का हमारा रिवीजन पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। For the time being, this is the only thing that I wanted to discuss with you. Stay connected, stay excited. We are going to meet soon in the next video. Till that time, take care and keep learning.